क्वेश्चन ही करते रहते हैं, चले ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सुबैब। साथ माइक बंद कर दो मेरा बेटा, थैंक यू। लाइट हमने ये तकरीबन पूरा कर लिया था पेपर, लेकिन एक क्वेश्चन एंड पे मुझे ज़रा अच्छा नज़र आ गया तो मैंने कहा इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। आप लोग ज़रा मुझे याद दिला दें कि हमने इंडिफरेंस का वाला कर लिया था, देखिए ज़रा। जस्ट से यस इफ वी हैव। हाँ, एडवर्टाइजमेंट वाला तो उसमें नहीं था, वो तो अलग था, ये भी कर लिया हमने। सी ए और बी भी कर लिए थे हमने, या तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हमने ए पार्ट कर लिया था, बी पार्ट नहीं हुआ था, ठीक है ठीक है। राइट, क्वेश्चन फोर तो किया था, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन माइक्रो इकोनॉमी, ऑलवेज इम्प्रूव एफिशिएंसी, हमारा मॉडल आंसर था। Yes. सात के अलावा बाकी भी बोल सकते हैं बिकॉज इसका बहुत प्रैक्टिस है, इसको तो लगेगा हर चीज़ की हुई है। हमने ये डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे, करा दिया था। डिस्कस विद जीडीपी, ये तो अभी रिवाइज भी किया, तो ये तो हो गया था। इज अ गुड मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, है ना, बेस्ट मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये तो हमने कई एंगल से किया था। और ये किया था एक्सप्लेन द केनेजियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये नहीं किया था। और बी पार्ट भी नहीं किया होगा, ये क्वांटिटेटिव ईजिंग वाला क्वेश्चन ही मुझे अट्रैक्ट किया था कि ये मैं आप लोगों को करवा दूं। तो आज ये 7 कर लेते हैं और फिर उसके बाद 3 बी कर लेते हैं, राइट। सो लेट्स सी व्हाट 7 होल्ड्स फॉर अस। मैं आपको जल्दी से पहला वाला पार्ट तो पूरा नोट्स के अंदर है, जल्दी से वो करवा देता हूँ। ओह अच्छा, और बच्चे आए हुए थे काफ़ी सारे, सॉरी बच्चों, आई डिडंट नो यू वर वेटिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनीब, डोंट वरी, बिजनेस का रिपीट नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम पहुंचते हैं जी A2 के मैक्रो के नोट्स खोलते हैं, और ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वही 2020 जून का पेपर जो स्टार्ट किया था और बीच में छोड़ दिया था। ये देखिएगा ज़रा। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन था, इधर क्या हो रहा है, ठीक है। मैं तो यही बोल रहा हूँ, बच्चे नहीं समझ रहे इस बात को। सिर्फ रीडिंग से माइक बंद करते साथ रीडिंग से जो है कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। इट्स वेरी इजी, ज्योग्राफी टाइप का सारा सिलेबस है, लंबा बहुत है, बस दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, राइट। मुझे मुझे खुद यही उम्मीद है कि बिकॉज ये उन्होंने सिलेबस ज़रा चेंज किए हैं, चॉइस कम की है, टफ किया है काम को, तो वो उन्होंने पहले 1-2 साल क्वेश्चन आसान देने हैं। तो आप लोगों का इंशाल्लाह इस लिहाज से मुझे लगता है इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा वाला इंशाल्लाह आसान वाला आएगा। व्हाटएवर, अच्छा जी, लेट्स सी। 7 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ए पार्ट है एक्सप्लेन द केनेजियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने काफ़ी दफ़ा किया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा फिर नोट से देख लेते हैं केन्जियन थ्योरी को। इसको ज़रा लोड होने देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा नीचे किया डॉक्यूमेंट को, इट माइट टेक अ वाइल। या ये आ गया जी। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट फिलिप्स आगे निकल गया थोड़ा सा। सेकेंड यूनिट में ये केन्जियन थ्योरी हमारी स्टार्ट हो रही है। तो मेरा बेटा ये देखिएगा, ये देखो मैंने क्वेश्चन भी आपको ये सॉल्व करके भेजे हैं, बल्कि व्हाई डोंट वी गो टू द आंसर्स। एक्सप्लेन हाउ इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बाय केन्स। तो मैं इस डॉक्यूमेंट को करता हूँ बंद और आपको आंसर्स वाला डॉक्यूमेंट निकाल के उसमें से करवाता हूँ। सिलेबस सॉल्यूशंस करना है, सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस, वेयर आर माय सॉल्यूशंस। ये जी बच्चों, कुछ क्लासेस में तो मैंने इसका टेस्ट भी लिया था, तो दिस शुड बी क्वाइट इजी। ये आ गया जी, राइट जी, क्रेडिट कार्ड्स और बड़ा कुछ इसमें किया था। एक्सप्लेन हाउ इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बाय केन्स। इसमें फिर हमने इंटरेस्ट रेट वाला भी किया, तो क्रेडिट कार्ड पॉपुलर होने वाला भी किया था,
ये वाला भी किया था कि इंक्रीज इन वेजेस एंड लॉस ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो हमने तीन एंगल से एक क्वेश्चन किया था। तो बेसिक क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होता है केन्स की थ्योरी के मुताबिक, उसको देखते हैं। According to J.M. Keynes, interest rate is determined by interaction of demand for and supply of money. वो कहते हैं जी money is like any other product, demand supply से ही उसका रेट तय होता है। केन्स के मुताबिक मनी सप्लाई कौन डिटरमिन करता है? सेंट्रल बैंक, और इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। अब सेंटर वाला MS0 कर्व देखो मनी सप्लाई का, लेबल क्या है? वही प्राइस एंड क्वांटिटी। इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी और नीचे क्वांटिटी ऑफ मनी, तो प्राइस एंड क्वांटिटी है ये इंटरेस्ट रेट, क्वांटिटी ऑफ मनी। MS0 परफेक्टली इनइलास्टिक है, इंटरेस्ट रेट IR0 पे था तब भी उतनी क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड हो रही है और IR1 पे भी उतनी। हाँ, अलबत्ता सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ाता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू, जो हमने पढ़े थे क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह, तो ये राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मेनली ये क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन के डिमांड फॉर मनी पे बेस्ड होते हैं, तो मनी सप्लाई को सिर्फ हम हैंडल कर लेंगे लिस्ट करके। मनी सप्लाई इज डिटरमिन्ड बाय सेंट्रल बैंक थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, changes to liquidity ratio, by changing discount rate and use of special deposits etc. सब बच्चों को जो क्लास में मौजूद हैं ये चारों पांचों मनी सप्लाई डिटर्मिनेंट्स क्लियर है? सबको क्लियर है तो खामोश रहिएगा, अगर नहीं तो प्लीज पूछ लें। यू नेवर नो, क्वेश्चन आ भी सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज मेरे बेटा जब गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स या खरीदती है हम लोगों से ताकि मनी सप्लाई बढ़े, गवर्नमेंट के अकाउंट से सेंट्रल बैंक से पैसा उठ के हमारे कमर्शियल बैंक्स में आ जाएगा, वो फर्दर लेंडिंग कर करके मल्टीप्लायर के थ्रू मनी सप्लाई बढ़ा देंगे। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। और अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई कम करना चाहे, ओपन मार्केट से अपने बॉन्ड जो है बेचना शुरू कर देते हैं ओपन मार्केट में, उसके रिजल्ट में अवाम के पास कमर्शियल बैंक्स में बॉन्ड्स आ जाते हैं और गवर्नमेंट के पास हमारा पैसा चला जाता है। बॉन्ड्स की बेस पे बैंक्स लेंड नहीं करते बिकॉज वो इलिक्विड होते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर नीचे गिरता है और मनी सप्लाई कम हो जाती है। इसी तरह किसी और ने कुछ पूछना, आपको समझ आ गया बेटे ओपन मार्केट ऑपरेशंस? एनीवन एल्स? Alrighty. According to liquidity preference theory by Keynes, people demand money, cash, liquid assets. पूरे कॉन्फिडेंस से लिखिएगा, for three motives: transaction, precaution, and speculation motive. Transaction तो बहुत आसान है. People keep cash या liquid assets for day-to-day shopping, for groceries, fuel, utility bills. अपने गाड़ियाँ ठीक करवानी होती हैं, हजारों काम होते हैं. Firms also keep cash for day-to-day expenses such as running expenditure, जो current expenditure है जिनको हम बोलते हैं accounts में, wages, bills, raw materials वगैरह, मशीनरी की मेंटेनेंस वगैरह करते रहना। गवर्नमेंट भी लिक्विड कैश रखती है अपने पास अपने ऑफिस की सप्लाईज के लिए और डेली बेस की जरूरतों के लिए। दिस मोटिव ऑफ डिमांड फॉर मनी इज ऑल्सो परफेक्टली इनइलास्टिक टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। केन्स के मुताबिक इंटरेस्ट रेट ऊपर हो या नीचे हो, लोगों की डेली बेस शॉपिंग पे, फर्म की डेली बेस खर्चों पे और गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसके लेबल देख लो अगेन, इंटरेस्ट रेट, y axis which is price of money and x axis पे of course quantity of money, और परफेक्टली इनइलास्टिक मनी ट्रांजैक्शन डिमांड MTD हमने लगा दिया। इंटरेस्ट रेट से तो इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा केन्स के मुताबिक, और इसकी शिफ्ट्स की रीजंस जो हैं वो हैं चेंजेस इन इनकम, इन्फ्लेशन रेट, इंटरवल्स ऑफ पे। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, लोगों की इनकम ज़्यादा हो जाए और उन्हें काफ़ी अरसे बाद बाद अपनी पे मिले, तो मनी की डिमांड राइट पे शिफ्ट हो जाएगी ट्रांजैक्शन मोटिव्स के लिए, ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा। और अगर इनकम्स गिर जाएं, इन्फ्लेशन कम हो जाए, डिफ्लेशन आ जाए, मनी ट्रांजैक्शन डिमांड और इंटरवल्स ऑफ पे थोड़े हो जाए, तो मनी ट्रांजैक्शन डिमांड MTD0 से MTD2 पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम? ओके, लेट्स मूव ऑन टू प्रिकॉशनरी मोटिव। नाम से ही पता लग रहा है फ्यूचर की एहतियात के लिए हम पैसा रख रहे हैं। प्रिकॉशनरी मोटिव, डिमांड फॉर कैश, लिक्विड एसेट्स फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, अनफोर्सीन इमरजेंसीज। मसलन कल को कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सर्जरी करवानी पड़ सकती है, कोई किसी भी चीज़ के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है अनएक्सपेक्टेडली।
फर्म्स भी अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन और मशीनरी के लिए पैसा रखते हैं, गवर्नमेंट को अर्थक्वेक्स फ्लड्स वगैरह ना आ जाएं। तो ये मोटिव फॉर डिमांड फॉर मनी भी केन्स के मुताबिक परफेक्टली इनइलास्टिक है इंटरेस्ट रेट चेंजेस से। यानी आज अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो मैं आज लोन नहीं ले लूँगा कि 10 साल बाद को मुझे सर्जरी करवानी है तो अभी से लोन लेके नहीं बैठ जाऊँगा। अलबत्ता ये भी शिफ्ट क्यों होता है जब प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन और इनकम्स में चेंज आता है। इनकम बढ़े तो राइट पे शिफ्ट, इनकम कम हो तो लेफ्ट पे शिफ्ट। बच्चों सबको समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम पहले दोनों मोटिव्स में? स्पेक्यूलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। When people invest for short term gains, स्पेक्यूलेशन है इसी चीज का नाम। बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस। एक प्लॉट आपने उठाया, 2 महीने बाद आपने 5 लाख महंगा करके बेच दिया। सोना खरीदा, 10 दिनों बाद महंगा करके, ये स्पेक्यूलेशन है। दिस इज व्हेन पीपल इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। एग्जांपल गिवन इसमें है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में केन्स के मुताबिक लोग इन्वेस्ट करते थे। ये बहुत बड़ी assumption है, हम हर चीज में स्पेक्यूलेट करते हैं। दे ट्राई टू गेन फ्रॉम डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस। यानी उनकी कोशिश होती है बॉन्ड को सस्ता खरीदें और महंगा करके बेचें। अब बॉन्ड्स सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं जो एक डिस्काउंट रेट पे, यानी जो उसकी फेस वैल्यू है ना, लाइक से 100 पाउंड, उससे कोई 2-3 पाउंड गवर्नमेंट सस्ता बेचेगी टू इनकरेज सेविंग्स, और उनको लोन मिल रहा होता है गवर्नमेंट को। सो उन पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है उनकी फेस वैल्यू के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 पाउंड हैज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 पाउंड, यानी 10%। अब इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज होता है बॉन्ड्स की प्राइसेस के थ्रू। अगर बॉन्ड की प्राइसेस गिर जाएं ओपन मार्केट में, उनकी डिमांड गिरी हुई थी, लोग कम खरीद रहे थे, 50 पाउंड पे वही बॉन्ड बिक रहा है, तो अब इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? रिटर्न वही है 10 पाउंड डिवाइडेड बाय 50, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इंटू 100। अब 20% रिटर्न आ रहा है। इसी तरह अगर ये बॉन्ड महंगा होकर 200 का हो जाए तो 10/200 इंटू 100 सिर्फ 5% रिटर्न आ रहा है। लोग बॉन्ड्स में नहीं इन्वेस्ट करते जब उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो और इनका इंटरेस्ट रेट लो हो। रिमेंबर लिक्विडिटी ट्रैप। तो वो कैश अपने पास होल्ड करते हैं और मनी की डिमांड राइज हो जाती है। अब देखो, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था IR 0 पे, मींस बॉन्ड्स की प्राइसेस कम थी, लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, कैश अपने पास लिक्विड रखा कि भाई बॉन्ड सस्ते हो लें फिर लेंगे, अभी तो खतरा है, महंगे ले लिए कल को सस्ते हो जाएं। और इंटरेस्ट जो है, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है मींस बॉन्ड की प्राइसेस कम है, तो लोगों ने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए क्वांटिटी ऑफ मनी उनके पास कैश कम पड़ा है, Q0 सिर्फ रखा हुआ, बाकी इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है IR 1 पे, तो इसका मतलब है बॉन्ड्स महंगे हो गए, तो अब लोग कैश अपने पास होल्ड करके बैठ जाएंगे, मनी की डिमांड ऑन द कर्व बढ़ेगी Q1 पे। MSD मनी स्पेकुलेशन डिमांड इंटरेस्ट इलास्टिक है। तो जब हम दोनों इन इलास्टिक डिमांड ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन को इस इंटरेस्ट इलास्टिक डिमांड कर्व से जमा करेंगे, मिल मिला के पूरा डिमांड कर्व फॉर मनी, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, वो भी इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाएगा। सब बच्चों को ये बात समझ आ गई? ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है और आपने ये पूरा पूरा लिखना है अगर 20 मार्क्स लेने हैं। इसमें आप कमी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज जी। जी जी। कहाँ किधर से मसला है बताओ मुझे। ओके, स्पेकुलेशन आप किस लिए करते हो कि सस्ता बॉन्ड खरीदो और कल को महंगा करके बेचो और अच्छा इंटरेस्ट कमाओ। तो जब इंटरेस्ट रेट IR 0 पे था मेरा बेटा, तो बॉन्ड्स की प्राइसेस क्या होंगी? इंटरेस्ट ज़्यादा है IR 0 पे, तो बॉन्ड्स की प्राइसेस कितनी होंगी? कम या ज़्यादा? सॉरी, बॉन्ड्स की प्राइसेस कम होंगी। तो एज अ स्पेक्युलेटर उनमें आप बॉन्ड खरीदोगे कि नहीं? आप खरीदेंगे बॉन्ड्स, तो आपके पास कैश कम होगा, क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड विल बी ओनली Q0। समझ आ गया? अब नीचे वाला आप मुझे एक्सप्लेन कर दो कि इंटरेस्ट रेट IR 1 पे गया है, बॉन्ड्स की प्राइसेस क्या होंगी? ज्यादा होंगी। तो लोग अपना कैश अपने पास रखेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप आ जाएगा। और क्योंकि मनी स्पेकुलेशन डिमांड इंटरेस्ट रेट से इफेक्ट हो रही है, तो बाकी दोनों इन इलास्टिक वाले डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन वाले जब इससे मिलाएंगे तो मिल मिला के मनी का डिमांड कर्व यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, वो भी इंटरेस्ट इलास्टिक शेप में, नॉर्मल डिमांड कर्व की शेप में डाउनवर्ड स्लोप होगा। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों या कोई मसला? जी क्या बताएं?
एब्सोल्युटली। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप पे बच्चे एमसीक्यू भी गलत कर देते हैं। छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब जी इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। अकॉर्डिंग टू एलपीटी, इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड थ्रू डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब देखो, जहां लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एलपीसी यानी डिमांड कर्व फॉर मनी, मनी सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक वाले से इंटरसेक्ट कर रहा है, ई जीरो पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, इंटरेस्ट रेट आई आर जीरो और क्वांटिटी ऑफ मनी क्यू सेट हो गई। ठीक है। अब अगर किसी वजह से ये जैसे आम प्राइस ऊपर नीचे वापस नहीं आती सरप्लस एंड शॉर्टेज के थ्रू किसी भी गुड की, मनी के साथ भी ऐसे होता है। अगर इंटरेस्ट रेट आई आर वन पे है, मुझे बताएं आप में से कोई बच्चा, लेट्स से माहीन फातिमा, माहीन फातिमा आई आर वन पे क्या ज्यादा है, डिमांड फॉर मनी या सप्लाई ऑफ मनी? तसल्ली से देखो, इंटरेस्ट रेट आई आर वन पे, मनी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, यानी सरप्लस ऑफ लिक्विड एसेट्स है। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का मतलब क्या है उनमें, कि बॉन्ड्स की प्राइसेस, अब लोग बॉन्ड्स को, बॉन्ड्स की प्राइसेस कम है, लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे। बॉन्ड्स खरीदने की वजह से मुनीब उनकी प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी प्राइस, मुनीब क्लास में नहीं है? हसान आप, हाँ, उनकी प्राइस बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ने से, और इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली नीचे आई आर जीरो पे आ जाएगा, वापस इक्विलिब्रियम पे। इसी तरह नीचे आई आर टू पे इंटरेस्ट रेट हो, मोहम्मद अली क्या ज्यादा है, मनी सप्लाई या डिमांड फॉर मनी? अब इंटरेस्ट रेट कम है, बॉन्ड्स की प्राइसेस कैसी हैं बच्चे? बॉन्ड्स की प्राइसेस ज्यादा है। अब स्पेकुलेटर्स बॉन्ड्स को क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, बॉन्ड महंगा हो चुका है, अब वो क्या करेंगे, बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर देंगे, बेच देंगे। उससे बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, बॉन्ड की प्राइस कम होने की वजह से वापस आईआर जीरो पे, इक्विलिब्रियम पे। आगे समझ? दोबारा बना दो। ठहर जाए, मैं दोबारा ग्राफ बनाता हूँ जैसे आदम ने कहा है, उससे थोड़ा सा हमें जरा क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स, जी जी। इंटरेस्ट रेट तो फिक्स्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, बॉन्ड प्राइसेस चेंज होने की वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। तो हम समझा रहे हैं कि वापस इक्विलिब्रियम में कैसे आ रही है ऑटोमेटिकली मार्केट। एब्सोल्युटली। यस। ये देखो, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व लगाया, डिमांड कर्व, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग बना दीजिएगा, ये सही हो जाती है इसकी शेप। अब यहाँ इक्विलिब्रियम था, ये प्राइस ऑफ, बल्कि आईआर लिखते हैं, आईआर जीरो इंटरेस्ट रेट था और ये क्वांटिटी ऑफ मनी थी। अब अगर किसी वजह से प्राइस ऊपर हो जाए, इंटरेस्ट रेट ऊपर हो जाए, तो हम पहले आए डिमांड कर्व फॉर मनी आया, फिर सप्लाई कर्व फॉर मनी आया। ए टू बी क्या ज्यादा है, मनी सप्लाई या मनी डिमांड, बताइए मुझे? मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड फॉर मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो एज अ रिजल्ट सरप्लस एसेट्स हैं लोगों के पास, मनी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड फॉर मनी कम है। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का मतलब है बॉन्ड सस्ते हैं, लोग बॉन्ड्स को बाय करेंगे, उनके बाय करने से डिमांड बढ़ेगी बॉन्ड्स की और उनकी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने से इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। अब समझ आ गया मेरे बच्चे? जो कह रहे थे कि दोबारा बनाएं, ओके। अब देखिए नीचे कर रहा हूं मैं, आई आर टू। आदम, आपको मसला था या किसी और को था? आप मुझे बताएं, अब मैं गया हूं पहले कौन से कर्व तक पहुंचा हूं, मनी सप्लाई, और फिर मैं पहुंचा हूं डिमांड फॉर मनी,
तो सी टू डी क्या ज्यादा है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज ग्रेटर देन मनी सप्लाईज, यानी कि शॉर्टेज ऑफ लिक्विड एसेट्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम है, बॉन्ड्स की प्राइस क्या होगी आदम? तो अब लोग बॉन्ड्स को बेच देंगे, बॉन्ड्स को सेल करेंगे, उससे सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होगी, प्राइस ऑफ बॉन्ड्स कम हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली वापस ऊपर इक्विलिब्रियम पे हाई होके पहुंच गया। ये सारा कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब टोटली क्लियर है, तो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। सबको क्लियर हो गया ना बच्चों? ओके, सब एक्सप्लेन किए हुए मैंने। जी जी बेटे। बेचेंगे, वो तो कह रहा हूं, महंगा हो चुके हैं बॉन्ड्स, बेचेंगे, उससे सप्लाई बढ़ेगी। हाँ, अच्छा, लोग क्यों खरीदेंगे ओपन मार्केट में? ओ, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। हर बंदा स्पेक्युलेटर नहीं होता। ये बॉन्ड्स करंट प्राइस पे अपने लोन्स पे करने के लिए भी लोग दे देते हैं। गवर्नमेंट को भी इन कैश करवा सकते हैं आप सेंट्रल बैंक से, तो देयर इज नो प्रॉब्लम लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स की भी और ट्रेजरी बिल्स की भी सेल एंड परचेज। एज वी आर स्पीकिंग इन द क्लास, इसी वक्त को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिक चुके होंगे और खरीदे जा चुके होंगे। हर वक्त देखो, कुछ स्पेकुलेटर्स समझ रहे हैं कि अभी भी मजीद ऊपर जाएगा, समझ रहे हो ना, हो सकता है वो खरीद ले। कुछ लोगों की रिकवरीज हैं, गवर्नमेंट की रिकवरीज हैं, उन्होंने बॉन्ड्स एक्सेप्ट कर लिए। बैंक्स हमेशा ले लेते हैं आपसे बॉन्ड, जब भी जाके बेचो खरीद लेंगे आपसे। गॉट द पॉइंट नाउ विराज? या अब जी, कैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होता है? बाय शिफ्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। पहले वाला ग्राफ मुझे कोई बच्चा समझा दे। हसान आसिफ अगर क्लास में है, मुझे पहले वाला ग्राफ समझाएं, कैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो रहा है, किस वजह से? हसान आप हैं क्लास में? बताइए। ई जीरो पे पहला इक्विलिब्रियम था, एलपीसी जीरो, मनी सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करके इंटरेस्ट रेट आईआर जीरो और क्वांटिटी ऑफ मनी क्यू जीरो। क्या हुआ है इंटरेस्ट रेट चेंज होने के लिए, कैसे शिफ्ट हुआ है, क्या शिफ्ट हुआ है? उल्टा 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 बोल रहे हो। इंटरेस्ट रेट चेंज विल ओनली कॉज मूवमेंट अलोंग द कर्व बेटे। एलपीसी के शिफ्ट होने की वजह से लोगों ने कैश की डिमांड ज्यादा शुरू कर दी है, डिमांड के ऊपर शिफ्ट हुआ है, किसी भी प्रोडक्ट की तरह इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा। इस वक्त इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से शिफ्ट नहीं आ रहा, शिफ्ट की वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज आ रहा है। आसान समझ आई ये बात कि नहीं? बिकॉज डिमांड फॉर मनी बढ़ी, जिस चीज की भी डिमांड बढ़ती है दुनिया में उसकी प्राइस बढ़ जाती है। फर्क क्या है इस ग्राफ में? सिर्फ मनी सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, बाकी तो नॉर्मल डिमांड सप्लाई कर्व है। अब आप मुझे बताएं इंटरेस्ट रेट कम क्यों हुआ है, आईआर टू पे क्यों गया है? ओए मेरा बेटा, पहले वाले ग्राफ क्या कम हुई है? बेटे ऊपर वाले ग्राफ को देखो आसान, इस वाले को, ऊपर वाले को देखो, मुझे बताओ क्या हुआ है, एलपीसी जीरो से कहां शिफ्ट हुआ है कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है? अभी मैं पहले वाला ही पूछ रहा हूँ, पहले वाले में इंटरेस्ट रेट कम क्यों हुआ है? पहले वाले में बेटे मनी सप्लाई तो वहीं खड़ी है, गौर से देखो ग्राफ को जानू, क्या कर रहे हो? एलपीसी जीरो सी जीरो से, मेरा बेटा एलपीसी जीरो से एलपीसी वन पे गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा ना, डिमांड बढ़ी है बस मनी की, ठीक है। कम क्यों हुआ इंटरेस्ट रेट, एलपीसी जीरो से किधर शिफ्ट हुआ है? आप समझ आ गई बात? डिमांड फॉर मनी बढ़ी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा। डिमांड फॉर मनी शिफ्ट हुई नीचे, कम हुई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लाइक एनी प्रोडक्ट। सिर्फ सप्लाई कर्व इनइलास्टिक है, उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो।
अब समझ आ गई बात हसान की नहीं? सच बताना, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ वरना। अच्छा, नीचे वाले में भी मेरे साथ रुके हसान। MS0 कर्व था पहला मनी सप्लाई वाला, इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा। MS0 किधर शिफ्ट होगी कि हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो? किसी भी चीज की सप्लाई बढ़े तो प्राइस कम होती है ना, तो मनी इज नो डिफरेंट। MS0 किधर शिफ्ट होगी? MS1 पे, और इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। और अगर MS2 पे जाती तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं मजीद आप लोगों के कॉन्सेप्ट निखारना चाह रहा हूँ। यामीन मुझे बताएं, LPC0 से LPC1 क्यों शिफ्ट होगा डिमांड कर्व फॉर मनी? हम पीछे फैक्टर पढ़ के आए। इनकम्स बढ़े, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आए, बजट गवर्नमेंट डेफिसिट करे, महंगाई आ जाए, इंटरवल्स ऑफ पे कम हो, ज्यादा हो जाए। ठीक है ना? वही फैक्टर है। और मनी सप्लाई का मुझे कोई और बच्चा बताए, लेट्स से, या ओपन मार्केट में ऑपरेशंस करके वो मनी सप्लाई बढ़ाएं और रिलीजिंग करें तो MS2 पे आ गई। यस, स्पेशल डिपॉजिट वापस कॉल करते तो MS2 पे आ गई। सब समझ गए आप लोग, शाबाश। अब समझ आ गया कैसे लिंक बन रहा है? इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब जी लिमिटेशंस ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी करके आपके आंसर खत्म। The view that transaction and precaution motives are interest inelastic is not correct. They do change when interest rate changes. आज के दौर में क्रेडिट कार्ड्स लोग यूज करते हैं, 1-2% भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो तो लोगों की शॉपिंग पे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। छोटा टीवी लेने की बजाय बड़ा टीवी ले लेते हैं अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाए, बड़ी गाड़ी लेने की बजाय छोटी ले लेंगे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, क्योंकि रीपेमेंट मुश्किल हो रही है। तो ये कहना कि ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन मोटिव पे बिल्कुल इंटरेस्ट का असर नहीं आता, ये बात गलत है। Number two, G, the notion that people only invest in bonds for speculation is incorrect. People invest in everything, stocks, property, shares, हर चीज में दुनिया की इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। मनी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक जो हम अज्यूम कर रहे हैं ट्रू है फॉर शॉर्ट रन ओनली। लॉन्ग रन में ये भी इंटरेस्ट रेट सब थोड़ा बहुत इसका इलास्टिसिटी आना शुरू हो जाती है। आखिरी लिमिटेशन केन ने खुद बताई। उसने कहा जी, अकॉर्डिंग टू केन्स हिमसेल्फ, changes in money supply may not affect interest rate if liquidity trap exists. Yani, a situation where price of bonds is too high and interest rate is too low, people keep holding their cash and do not invest. Liquidity preference curve, demand curve for money पहले नॉर्मल नीचे आ रहा था, नीचे से परफेक्टली इलास्टिक हो गया। अब मनी सप्लाई गवर्नमेंट ने बढ़ाई, MS2 पे की, तब भी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ। मनी सप्लाई कम की MS1 पे, तब भी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ। तो इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिन इसके थ्रू नहीं होगा। समझ आ गया मेरे बच्चों या कोई कंफ्यूजन? क्रेडिट कार्ड वाला भी दोबारा करवा दूं या वो आता है, खुद पढ़ लेंगे? अच्छा जी, क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, वो पॉपुलर हो जाए, हर जगह एक्सेप्ट करें, हर दुकान पे खोखे वाला भी ले रहा है, हर कोई ले रहा है, तो डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव में आप कैश कम यूज करेंगे, क्रेडिट कार्ड लेके फिरते रहेंगे, उसी पे सारी फ्यूल ग्रोसरीज वगैरह खरीदेंगे। तो demand for money for transaction motive will fall because we're using credit card, we're not using cash. पहली बात समझ आ गई? ओके। डिमांड फॉर लिक्विड मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव में ऑल्सो फॉल। अगर हॉस्पिटल्स भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, मैकेनिक्स भी अगर गाड़ी का एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हुआ है, अब उससे भी वो भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, हर जगह जहाँ पे आपको इमरजेंसी के लिए जरूरत थी उधर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है, हॉस्पिटल्स, मैकेनिक्स, हर जगह। तो आप क्रेडिट कार्ड पे कर दो या आराम आराम से पे बैक करते रहोगे, वक्ती तौर पे डिमांड फॉर मनी, कैश डिमांड कम हो जाएगी। खुद देखें यूरोप अमेरिका में कैशलेस सोसाइटीज हैं, हमारे यहाँ पे जरा कैश वाली सोसाइटी, लेकिन हम भी अब पहले से कैशलेस होते जा रहे हैं। अब क्या होगा, ट्रांजैक्शन डिमांड के लिए भी मनी कम डिमांड हो रही है, प्रिकॉशन के लिए भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, मनी की डिमांड कम हो रही है, तो उनके पास ज्यादा लिक्विड एसेट्स बच गए, किस काम के लिए? स्पेकुलेट करने के लिए। तो अब वो बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास स्पेकुलेशन की डिमांड पैसे की बढ़ गई। टू कंक्लूड, popularity of credit cards is likely to reduce demand for money for transaction and precaution motive, and as a result more money will be demanded for speculative motive. समझ आ गया मेरे बच्चों या कोई कंफ्यूजन? एनी हो, वाह मोहम्मद आदम को बड़ा जोर से आया, वेरी गुड। एनीवन एल्स?
चले जी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब उससे बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। अगर इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दें, क्योंकि अगले में मसला आएगा। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग बाय द सेंट्रल बैंक। तो अब हम पहले, ये 13 मार्क का क्वेश्चन था। लगता है ये कि यार क्वांटिटेटिव ईजिंग पे तो हमने 4 लाइनें पढ़ी हुई हैं, इसके थ्रू हम कैसे 13 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? जब इसके आप इफेक्ट्स बनाओगे तो बिल्कुल। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसको कैसे इकोनॉमी पे लेके जा? हाँ, पूरा प्रोसेस बताना है, ठीक है। बहुत अच्छे। बस वो सारा फिर काम खत्म हो गया। पूरी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसके इफेक्ट्स, कौन कौन से हासिल हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, फिर क्या लिमिटेशंस हैं। दैट इज इट। पूरा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन। जी सॉरी। मनी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ये वही है। इनडायरेक्ट एमटीएम ही बता रहा है वो, ठीक है ना। मतलब इकोनॉमिस्ट केन्स का एक व्यू है कि भाई पहले मनी सप्लाई चेंज होती है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये वो वाला है। तो सबको समझ आ गया, या मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दूं? कर दूं। Quantitative easing is when government uses its central bank to increase money supply through open market operations. That is, they buy back their bonds and securities that they had already sold to general public. Now when government starts buying back bonds, उसका हल क्या होता है? उन्हें ज़्यादा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के वादे करने पड़ते हैं। So by buying back bonds, money will transfer for government's central bank to general public's commercial bank accounts. Now commercial banks will start lending more because money supply has increased. They'll start lending more. There'll be a money credit multiplier created. Greater money supply will result in, मैं वापस जा रहा हूँ उस ग्राफ के ऊपर। ग्रेटर मनी सप्लाई विल रिजल्ट इन, अच्छा ये तो मैंने खुद बनाया था नोट्स की तरह। ये ये देखिए, ग्रेटर मनी सप्लाई विल रिजल्ट इन, अब इस ग्राफ में देखो, ये मनी सप्लाई MS0 से MS1 पे शिफ्ट कीजिएगा, इंटरेस्ट रेट नीचे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इंटरेस्ट रेट कम होने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम, रिटर्न ऑन सेविंग कम, लोग सेव कम कर रहे हैं, बोरो ज़्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन का इंजेक्शन आ रहा है, फर्म्स भी ज़्यादा बोरो करके एक्सपैंड कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन आ रहा है इकोनॉमी में। दो इंजेक्शन C+I की वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ। उसके रिजल्ट में मल्टीप्लायर इफेक्ट आया। वो वाला ग्राफ बना दो मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर इफेक्ट आने से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, रियल जीडीपी बढ़ा, लिविंग स्टैंडर्ड्स अप हुए, इनकम जनरेट हुई, पूरी इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ गई। लेकिन कौन कौन से एम हासिल हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट कम, रियल जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा इनकम्स हो गई हैं तो वो किधर स्पेंड करेंगे? इंपोर्ट ऑफ लग्जरी कंज्यूमर गुड्स। उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा। साथ में एग्रीगेट डिमांड बढ़े और हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हों, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी अगर एग्रीगेट सप्लाई साथ साथ ना बढ़ सके। तो ये दो एम्स हाथ से निकले। फिर लिमिटेशंस, उसके अंदर आपने लिक्विडिटी ट्रैप बताना है, उसके अंदर आपने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात करनी है कि इवन अगर इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाए, डिमांड फॉर लोन्स इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक बिकॉज कंज्यूमर्स आर वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। फर्म्स को भी फ्यूचर का कॉन्फिडेंस नहीं है, ना कोई कंजम्पशन बढ़ेगी ना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स को इफेक्टिव होने में 12 से 16 महीने लग जाते हैं, टाइम लैग, वही सारी टिपिकल मॉनेटरी पॉलिसी की वीकनेसेस। तो एज अ रिजल्ट शायद वो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ना आ सके जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जी मेरा बेटा, समझ आ गया क्वेश्चन या यू नीड मोर फीडबैक? सब बच्चों को क्लियर है 100%? ओके। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन, ये तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके भेजा था और इस पर टेस्ट भी लिया था, नंबर 5, कि यूएस ने पहले अपने किया था कि जी टैक्स कट्स इंट्रोड्यूस कराए थे और उसने कहा था साल के एंड में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है? ये सबको याद है ना? क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था और टेस्ट भी किया था। ओके, सबको याद है सिटी वगैरह वाले सब बच्चे? नंबर 5, अगर नहीं याद तो इसका ही आंसर मौजूद है इसी नोट्स के अंदर। थोड़ा सा नीचे जाओगे
पॉलिसीज वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ये आंसर उसमें है। अब मेरे बेटे हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। डू वी हैव टाइम? यस, जस्ट अबाउट। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एंड कंसिडर इट्स इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। कौन मुझे इसका स्केच देना चाहेगा पहले, उसके बाद हम इसको प्रॉपरली करते हैं। अच्छा। ओके। पूरा एलैबोरेट कर, पूरा एलैबोरेट कर। हाँ, एक्सीलेंट साहब, यू हैव नेल्ड द आंसर। यू हैव नेल्ड द आंसर। इन्होंने स्टार्ट किया जी कि व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स, मेन ऑब्जेक्टिव ओनर्स का क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो एमसीएमआर का ग्राफ बना के दिखा दो, उसमें एवरेज कॉस्ट वगैरह नहीं लगानी, सिंपल बेसिक एमसीएमआर का, परफेक्ट इम्परफेक्ट मार्केट्स का। एजेंट्स कौन होते हैं? जो कंट्रोल कर रहे होते हैं फर्म्स को, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स वगैरह, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक क्लैश आता है, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स फर्क हो जाते हैं। शॉर्ट टर्मिज्म वर्सेस लॉन्ग टर्मिज्म इसको बोलते हैं, बिजनेस में आप बड़ा इसको पढ़ते हो, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब ओनर जो प्रिंसिपल्स हैं, शेयर होल्डर्स, वो बिखरे हुए हैं सारी दुनिया में, उनके पास कंट्रोल नहीं है। उनकी ख्वाहिश क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड्स मिले। एजेंट्स जो फर्म को चला रहे हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, ताकि हमारी सैलरीज बढ़े, हमारी प्रमोशन हो, ग्रोथ मिले हमें, हमारे करियर्स अप हो। तो अगर एजेंट्स के हाथ में कंट्रोल है, प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करेंगे, ग्रोथ की तरफ जाएंगे। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, अल्टरनेटिव मैनेजरियल थ्योरीज पे जाओ, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ए सी ए आर पे प्रोड्यूस करना, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एम आर जीरो पे प्रोड्यूस करना, या फिर या उसको जो बोलते हैं सेटिस्फिशिंग प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर और मैक्सिमम प्रॉफिट से नीचे रखना, जो हमने कॉमन वो 25 मार्क वाला क्वेश्चन नहीं किया था, डिस्कस इफ फर्म्स आर ऑलवेज विलिंग एंड एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, उसी में से निकलेगा सारा आंसर। जी सॉरी। हाँ, ये सारी इसमें डिस्कस होंगी बिल्कुल। समझ आ गया मेरा बेटा, या कोई कंफ्यूजन? ओके, तो वे डन विद दिस पेपर। शॉर्ट क्लासेस ही रखते हैं बिकॉज आप लोगों के और पेपर्स भी हैं, तो इसी तरह हम ब्रीफ ब्रीफ करते हुए नेक्स्ट क्लास में हम अगला पेपर खोल लेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसमें से मजीद बातें पता लगेंगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको होम इन करवाना चाह रहा हूँ उन्हीं मेन टॉपिक्स पे, और सेक्शन ए साथ साथ ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन बिफोर आई क्लोज द क्लास? यस रायन। बेटे सवाल कैसे आता है? इसी साल वो ऐड हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कुछ फॉलो कर रहे हो मेरी बात? दे आर टारगेटिंग न्यू टॉपिक्स, और वो नया टॉपिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है। G, anyone, any question before I close the class? I think kids are leaving, so let's just end it now. Yep, thank you. मैं रिकॉर्डिंग आपकी अभी लगा देता हूँ, मेरे पास टाइम भी बच गया।